डोनाल्ड ट्रंप का नया सोशल मीडिया पोस्ट और उसमें ईरान की क़यादत के हवाले से तज़लीली मवाद भरा है उन्होंने। योर टेक ऑन दिस, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ से वही गालम गलोच नुमा बयानात। जी देखिए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक फैंटेसी के तौर पे उन्होंने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पोस्ट, क्योंकि रियलिटी है कि यूएस कंट्रोल नहीं करता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ईरान दिखा चुका है बार बार कि एक छोटे से ड्रोन के साथ वो कॉमर्स और शिपिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से कि दिखाएं कि यूएस जीत रहा है। मेरे ख्याल से ये प्योर फैंटेसी है, उनको भी पता है, मेरे ख्याल से अमेरिका में ज़्यादातर लोगों को भी पता है, मगर वो अब मेरे ख्याल से एक वे आउट ढूंढ रहे हैं। उनकी अब स्ट्रैटेजी बन चुकी है कि किसी ना किसी तरह से बाहर निकले, इग्नोर करें ईरान को। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्वीट है ये उसकी ही तौर पे एक एफर्ट है, मगर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियलिटी है कि यूएस के पास कैपेबिलिटी नहीं है और इस टाइम पे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल कर सके। बड़ी दिलचस्प आपने बात की, तो मैं ज़रा पूछता हूँ कि जो इंटीरियर मिनिस्टर का दौरा है कामरान, जो रेंज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं इस दौरे के दरमियान, वो आप समझे कि उन्होंने तमाम अहम बॉक्सेस को टिक किया है। वो तमाम लोग जो नज़रियाती तौर पर ईरान की रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उन्होंने सबसे मुलाकातें की हैं। आपके ख्याल में क्या मैसेज कन्वे हुआ होगा या हमारी तरफ से पुश किया गया होगा, क्योंकि ये जो मुआहदा है मेरे ख्याल में 7-8 दिन में ख़त्म होने वाला है, उसकी रिन्यूअल पे बात हुई होगी। योर टेक? बिल्कुल, आई थिंक अगर आप उनकी मीटिंग्स देखें तो अपने आर्ट हैं, फिर उनकी इनफैक्ट जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं 2 मरतबा मुलाकात हुई है, आज भी उनकी दोबारा मुलाकात हुई है। बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी मुलाकात एक तो ईरान के सदर से, और जो हाल ही में जिनकी तैनाती हुई है मोहसिन रज़ाई जो सेक्रेटरी हैं, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और बड़े क्लोज समझे जाते हैं ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं। और 2 दिन पहले ही उनकी तैनाती हुई है सेक्रेटरी के इस ओहदे के ऊपर, और वो माजी में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर भी रह चुके हैं। तो उसमें तो यही इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत की तरफ से मोहसिन नकवी ने जो अहम पैगाम है पहुंचाया है। वो पैगाम क्या है उसकी तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त कोशिश है, जो आपने इशारा दिया कि 17 अगस्त को जो 60 दिन की एक विंडो थी कि बातचीत होना थी, वो तो ऑन पेपर तो है, लेकिन वो सीज़ फायर तो कलैप्स और सारा इस्लामाबाद एमओयू कलैप्स कर गया था। लेकिन अभी भी ये कोशिश है पाकिस्तान की अलॉन्ग विद अदर रीजनल प्लेयर्स कि इसको टाइम करते हुए अगर एक तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाए, और अगर जो इस वक्त सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का आप जिक्र कर रहे थे, तो अगर उसके हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और उसको लिंक किया जा रहा है विद ईरान और ओमान, जिनकी आपस में बातचीत चल रही है। बज़ाहिर तो ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ईरान और ओमान के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसमें ओमान के पीछे गल्फ कंट्रीज़ और फिर अमेरिका भी पीछे खड़ा होगा, तो एक ब्रॉडर होगी। तो पाकिस्तान की कोशिश यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के पहले तो एक जो रुकावट है वो दूर हो। अगर वो रुकावट दूर हो जाती है तो फिर बाकी जो बातचीत के मामलात हैं उनको आगे लेके जाया जा सकता है। और दूसरा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये विज़िट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था, 7 अगस्त को जो सैफ अरीकी जॉइंट डिफेंस जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और उसके बाद ये विज़िट हुआ है, तो क्लियरली पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एक दिफाई मुआहदा किया है, जो तवाज़ुन है हमारा रिलेशनशिप ईरान और जो बाकी मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान मेंटेन रखना चाहता है। अब पाकिस्तान किस कदर इन कोशिशों में कामयाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े अंदाज से कोशिश कर सकता है इस मुआहदे के हवाले से जी वजाहत भी की है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भी इशू होगा। लेकिन मारवी, ये जो अभी इदरीस ने दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल की, फैंटेसी की, अगर आप उसको सलीस उर्दू में उसका तर्जमा करें तो बुनियादी तौर पर तो एक दीवाने का ख्वाब ही बनता है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान के एक सिक्योरिटी के एहलकार से बात कर रहा था, सीनियर, तो वो कह रहे थे कि दिस मेथड इन हिज मैडनेस, ये इनको ख़बरों में रहने का ख़ब्त है और ख़बरों के अंदर रहकर ये अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एक मुतहर्रिक रखने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जो ये बातें करते हैं उनसे इनकी कंस्टिट्यूएंसी मुतासर होती है या नाला होती है? योर टेक?
जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया तलत साहब। असल में ये दोनों चीज़ें ही दुरुस्त हैं, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो बहुत अरसे, आज से नहीं, जब ये सदर नहीं थे तब से आपको यानी आपके सुनने वाले देखने वालों के लिए मज़ेदार बात होगी कि एक यहाँ पर मशहूर है जर्नलिस्टों में चीज़ के ये फ़लाँ ख़बर अगर लीक हुई है तो क्या ये जॉन मिलर की तरफ से या जॉन बैरन की तरफ से लीक हुई है। तो जॉन बैरन जो है, ये नाम ट्रंप इस्तेमाल किया करते थे, खुद फ़ोन करके खबरें लीक करते थे और कहते थे मैं जॉन बैरन बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक मजाक बन गया जर्नलिस्टों में कि जॉन बैरन ने तो नहीं लीक की, ये जो तैयारे की खबर लीक हुई है ये भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है जॉन बैरन ने लीक की है। तो वो ट्रंप का एक ये वतीरा है कि वो न्यूज़ एजेंडा को लीड करना चाह रहे होते हैं, उसको उनको अपनी पावर का ये एहसास होता है कि वो न्यूज़ एजेंडा को अपनी मर्जी से इधर से उधर मोड़ सकते हैं। लेकिन इस वाली सूरत हाल में ये वाकई एक फिक्स में है। ये जाहिर है कि ये सबको बताना चाह रहे हैं कि टोटल कंट्रोल में। ओवर द वीकेंड भी इन्होंने जो स्टेटमेंट्स भी दी थी मीडिया से बात करते हुए भी, और ट्रूथ सोशल के ऊपर भी, इसमें इन्होंने कहा था टोटल कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे। ये जो अटैक है इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि हौसीज और ईरान भी शायद इस वक्त ये चाह रहे हों कि गल्फ ऑफ ओमान से अमेरिका का फोकस हटा के बाब अल मंदब पे या उसको डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि अमेरिका के पास अब उतने वो रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ही स्ट्रेन में है जो उनका पेंटागन है। तो और उसकी भी मुख्तलिफ खबरें पेंटागन के अपने ऑफिसर्स ने लीक की पिछले हफ्ते में। और पिछले 2 हफ्ते जो एक बहुत जोरदार खबर यहाँ पर गर्दिश करती रही वो ये थी कि शायद ट्रंप जो है वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दें, क्योंकि अगर वो अपने आप को जी बिल्कुल, ये बल्कि जॉर्ज गैलोवे का तो ट्वीट भी मैंने इसके ऊपर देखा कि एक्सट्रीम एक्शन होगा, वो तो इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने जिक्र किया पेंटागन का प्रोग्राम उसने किया, आपने पेंटागन का जिक्र किया तो इदरीस की चूंकि बीट है, ये जो स्टोरी है ट्रंप की जहाज़ों वाली, ये बड़ी हैरान कुन स्टोरी है। वो बता रहा है यानी अमेरिका का एक सदर है, वो महफूज तरीन सिक्योरिटी हसार के अंदर होता है, जब वो कंटेनर के अंदर घुस के दूसरे जहाज़ में जाने की खबरों वाली बात करता है, मतलब ये कितनी एम्बैरसिंग चीज़ है, या इसके अंदर भी कोई मेथड है, वो कोई पैगाम देना चाह रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई मेथड नहीं है, और आई थिंक ये ही बताता है कि जो थ्रेट है ईरान का, वो काफ़ी सालों से पब्लिकली कह रहे हैं कि हमारा एम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट करें। वो जो थ्रेट है काफ़ी बढ़ चुका है, और यूएस सिक्योरिटी सोर्सेज, सीक्रेट सर्विस, यूएस मिलिट्री अब उस थ्रेट को काफ़ी हाई समझते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फूड कार्ट में जाना पड़ा एक प्लेन से दूसरी तरह छुप के, मगर ये मेरे ख्याल से एक बड़े जो एक ट्रेंड दिखाता है ये है कि जो ईरान का जो थ्रेट है वो यूएस में फील हो रहा है। अगर यूएस प्रेसिडेंट, जो सबसे वेल प्रोटेक्टेड मोस्ट पावरफुल पर्सन है यूनाइटेड स्टेट्स में और शायद दुनिया में, अगर उन पे इतना थ्रेट है तो फिर जो कौम यूएस की है उनके लिए क्या होगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डीमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ है, काफ़ी एक हैरान कुन सिचुएशन है कि इतने वेल प्रोटेक्टेड होते हुए ही ईरान, जिनको 6 महीने से बॉम्ब कर रहे हैं यूएस मिलिट्री, वो फिर भी इतना एक थ्रेट पोज करते हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज भेजता है, और ईरान के लिए आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव होगा कि इतना इम्पैक्ट हो सकता है एक मुल्क पे जिसको सैंक्शन किया हुआ है कोई सदियों से, और फिर भी इतना इफेक्टिव हो सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी स्टोरी, और वाशिंगटन में बिल्कुल सही बोला कि बहुत स्टोरी जैसे कि फायर कैच कर चुकी है, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस रेज कर रही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते तो क्या होगा पूरे मुल्क का। और जिससे मेरा अगला सवाल कामरान आपके लिए जुड़ा हुआ है कि अगर ईरान ये समझता है कि अमेरिका के अंदर उसकी ख़बरों की हद तक, धमकी देने की हद तक पहुंच है, और अमेरिका तमाम तर धमकियों के बावजूद कुछ काम नहीं कर सकता, और साथ जो मिड टर्म्स हैं वो साथ लगे हुए हैं, तो ईरान के पास क्या इंसेंटिव है कि वो अगले 2 हफ्तों में, 1.5 हफ्तों में वाक़तन दोबारा से टेबल के ऊपर आए? ईरान के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है इस वक्त। मेरे ख्याल में बज़ाहिर उसकी वजह यह है कि शायद ईरान का तकलीफ़ बर्दाश्त करने का जो थ्रेश होल्ड है वो मेरे ख्याल में अमेरिका के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। 40-50 सालों से तो सैंक्शंस बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है या अदरवाइज़
जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, तो कोई उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी आइडियल है। सिर्फ ये है कि तकलीफ बर्दाश्त करने की उनकी सलाहियत ज़्यादा है। फ़र्क ये है कि आई थिंक ईरान की असेसमेंट ये है कि अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि इसी हफ्ते वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये भी रिपोर्ट थी कि अमरीकी सदर ट्रंप तो अब इस हद तक तैयार हैं कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बगैर किसी शर्त के खोल दे तो वो ही कैन वॉक अवे, और जो न्यूक्लियर वाले इश्यूज़ हैं वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ईरान ने सुना है कि वो स्टैंड ले लिया। ईरान कहता है नहीं, आप हमारी 4-5 जो डिमांड्स हैं जब तक वो नहीं मानेंगे, वो उनके ऊपर जो तेल और जो गैस की एक्सपोर्ट के ऊपर लगी पाबंदी है वो हटा दें, लेबनान की सीज़ फायर की बात कर रहे हैं, गज़ा की भी वो जिक्र कर रहे हैं, नेवल ब्लॉकेट करें, जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रीओपन नहीं करेंगे। तो उनकी असेसमेंट ये है कि इस वक्त ईरान का ख्याल है कि उनके पास खेलने के लिए कार्ड ज़्यादा है। इनफैक्ट ये मोहसिन रज़ाई की एक लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो ये स्ट्रेच करना चाहते हैं टिल अमरीकी सदर ट्रंप की ये जो टर्म है जो 2029 में ख़त्म होगी, तो उनके पास शायद इसको इसी तरीके से नो वॉर नो पीस वाली जो सिचुएशन है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद इतना ज़्यादा इसको स्ट्रेच करना, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से और बाबल मंदब में भी जो अनसर्टनिटी है, अभी तक तो किसी हद तक चीज़ें मैनेज हो रही हैं, लेकिन प्रेडिक्शन यही है कि अगर 4-5 महीने में ये इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो फिर दुनिया जो है वो ग्लोबल इकनॉमिक रिसेशन की तरफ जाएगी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान, बाकी जो रीजन के ममालिक हैं, वो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उससे इसको बचाना चाहते हैं। तो ईरान के लिए मेरे ख्याल में इंसेंटिव इसमें ये है कि अगर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, अगर उनको लगता है कि अब वो एक पोजीशन पे आ गए हैं जहां पर वो बेहतर बारगेन कर सकते हैं, तो अगर उनको कोई डील मिलेगी तो आई थिंक दे विल गो अहेड विद दैट। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक उनको ये लगता है कि जो करंट उनकी स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। अच्छा मारवी, आपने न्यूक्लियर का जिक्र किया और ये जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से स्टोरी आई और मैंने इदरीस से पूछा तो उन्होंने कहा कि भी बहुत इसके ऊपर तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। एक व्यू इसके ऊपर ये भी है कि न्यूक्लियर टाइप ऑफ स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूँ, उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ख़तरात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना होता है। अगर अमेरिकी सिस्टम को आपने हिलाना है, अपनी कंस्टिट्यूंसी को आपने कन्विंस करना है कि भाई आपका सदर जो है वो तो अगर महफूज नहीं है और ये ख़तरा इतना बढ़ गया है तो हम इस ख़तरे को कहीं छोड़ नहीं सकते, इसको हमने मलिया मेट ही करना है। सो एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि बुनियादी तौर पर ऐसी खबरें जिसके अंदर ईरान का कद जो है हकीकत से कहीं बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया हो, ख़तरात बढ़ा चढ़ा के बयान किए हों, वो बुनियादी तौर पर ग्राउंड बना रहे हैं किसी बड़े और हौलनाक एक्शन की। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ किसी हद तक तलत साहब, क्योंकि ट्रंप जो हैं, अगर आप उनका पूरा करियर देखें तो वो लोगों को ग्रूम कर रहे होते हैं। यानी कि जो कुछ उन्होंने करना होता है वो बहुत पहले से वो कहना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, तो यू नो लुक हु इज टॉकिंग इज ट्रंप, ही इज जस्ट ट्रंप, ही इज जस्ट ट्रंपिंग अराउंड। लेकिन वो ट्रंपिंग अराउंड जो होती है वो राय आमा को ग्रूम कर रहे होते हैं। इसमें उनकी एक मजबूरी ये भी है कि नवंबर में यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं और दिसंबर में इसराइल में इलेक्शन आ रहे हैं, और इन दोनों सदूर के ये सदर है वो वजीर आजम, उनकी मजबूरी ये है कि अगर इसराइल में तो मसला ये है कि अगर वहाँ पर वो इलेक्शन हार जाएंगे, जिसके बहुत इम्कानात हैं, तो वो सीधे जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ जो केस बना हुआ है बदउनवानी का, रिश्वत सतानी का और जो भी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही इस वक्त एग्रेसिवली जारी है। तो जंग की वजह से उन्होंने उसको डिले किया हुआ था। अब अगर ये जंग खत्म हो जाती है, उनका तो इसके ऊपर दारोमदार है जिंदगी और मौत का। ट्रंप जो है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो लेम डक प्रेसिडेंट, उनकी ये लेगेसी उनको मंजूर नहीं, क्योंकि उनको अपनी लेगेसी पे बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस्ड है। वो हर जगह पे ट्रंप स्टैचूज खड़े कर रहे हैं, ट्रंप का नाम से एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट्स के कुछ एयरपोर्ट्स के नाम लिए के उसको ट्रंप एयरपोर्ट कर दिया जाए। तो इतना जो फोकस्ड हो अपनी लेगेसी के ऊपर, वो नहीं चाहेगा कि वो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाए। नवंबर में उनको हर सूरत में जो है वो किसी ना किसी तरह से नवंबर तक उनको चाहिए कि उनकी मजबूरी है कि उनको चाहिए कि वो अपनी जीत का, एक फतह का एक इंप्रेशन बनाएं या बना के और धमाका तो और धमाकादार और धमाका खेज किस्म की फतह है, धमाकादार और धमाका खेज किस्म की फतह है। इफ आई कुड ब्रिंग इन इदरीस एट दिस पॉइंट, इदरीस क्विकली अगर आप हमें बता पाएं, आपके ख्याल में ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका का सदर जो है अपनी सुबकी करवाता फिरे और अमेरिका का निज़ाम जो उसके पीछे खड़ा है, क्योंकि जब से बैरक ओबामा आया है तो ये तो अमेरिका के निज़ाम के अंदर जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने बैरक ओबामा टाइप के कम्बिनेशन को नहीं आने देना। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की सुबकी है वो इस तमाम निज़ाम की और कंस्टिट्यूंसी की सुबकी है, तो क्या इम्कान है
कि बुनियादी तौर पर माहौल बनाया जा रहा है कि ईरान का ख़तरा इतना बढ़ चुका है कि अब कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से जो सोर्सेस से बात की है पेंटागन में, ये जो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ये एक एक्चुअल रियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए जब न्यूक्लियर वेपन 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ, वो मोरल ब्रेक करने के लिए था। और अब ईरान का ये सिचुएशन है, जो मैंने सोर्सेस से बात की है, कि इनको ये नहीं लगता कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन किया कि उनका मोरल ब्रेक होगा। और न्यूक्लियर वेपन का ये सिचुएशन है कि ईरान के पास कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड पावर गवर्नमेंट, खमीनी के बेटे तो हैं मगर वो इंजर्ड हैं, एक ऐसी स्ट्राइक नहीं है जो उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनलाइकली है। मेरे ख्याल से ऑपोजिट सिचुएशन होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाइंड डाउन करेंगे, इसके अलावा कि वो किसी ना किसी तरह कोई बड़ा ऑपरेशन करें। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैसिनेटिंग लेकिन खौफनाक स्टोरीज हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेनेटर मिशाल यूसुफजई तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रही हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर मिशाल यूसुफजई तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास मौजूद हैं। सेनेटर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।